स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ मुख्य अंश हैं। इसका शीर्षक है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं तैयारी रणनीति। तो आज की इस पड़ताल का मकसद है उन खास रणनीतियों को समझना जो इस गाइड में बताई गई हैं, जिनसे परीक्षाओं में अच्छे अंक, मतलब जैसे 80-90% या शायद उससे भी ज्यादा लाए जा सकें। तो चलिए देखते हैं कि ये रणनीति क्या कहती है। बिल्कुल। और यहाँ देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गाइड सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहने को नहीं कहती है, बल्कि एक क्या कहते हैं व्यवस्थित तरीके पर जोर देती है। मतलब स्मार्ट तरीके से मेहनत करने पर। स्मार्ट तरीका। हाँ, एक तरह से ये सफलता का नक्शा बनाने जैसा है, जहाँ हर कदम सोच समझ कर उठाना होता है। तो इस नक्शे का पहला बिंदु क्या है? दस्तावेज कहता है सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी, हाँ, सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह समझना। लगता है गाइड इसे तैयारी की पहली सीढ़ी मानता है। हाँ। और ये वाकई वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, जब तक यही पता ना हो कि भाई किस विषय से कितने नंबर के सवाल आएंगे। अच्छा। या सवालों का टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, या फिर वो लंबे वाले लॉन्ग आंसर। हाँ हाँ, तब तक तैयारी थोड़ी दिशाहीन सी रह सकती है। सही बात है। इसे समझने से ही ये पता चलता है कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, किन पर थोड़ा कम। ये अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह लगाने जैसा है। यानी पहले मैदान को समझना, फिर उसमें उतरना। ठीक है। तो ये नींव समझने के बाद गाइड विषयों के अंदर जाता है। जैसे गणित की बात करें तो इसमें बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, इन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा गया है। जी। और साथ में एक सीधी सी सलाह भी है, रोजाना कम से कम 5 से 10 सवाल हल करें। हाँ, और देखिए, गणित के लिए ये रोज अभ्यास वाली बात शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो मुख्य क्षेत्र बताए हैं ना, ये सिलेबस का काफी बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। अच्छा। मजबूत होते हैं, बल्कि इम्तिहान में सवाल हल करने की स्पीड भी बढ़ती है। रफ्तार, हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। जी, अक्सर वही निर्णायक साबित होती है। कई बार छात्र सवाल जानते हुए भी समय की कमी से चूक जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अब विज्ञान की ओर देखें तो इसमें भौतिकी में प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, इन पर जोर है। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, धातु, अधातु और कार्बन यौगिक। और जीव विज्ञान में जीवन प्रक्रियाएं, प्रजनन और आनुवंशिकता, ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं। यहाँ रटने से ज्यादा समझने पर जोर है ना? बिल्कुल। विज्ञान की प्रकृति ही ऐसी है। देखिए, ये विषय कॉन्सेप्ट्स पर आधारित हैं। हाँ। गाइड का इशारा साफ है कि सिर्फ परिभाषाएं या तथ्य रट लिए वो काफी नहीं है। समझना जरूरी है कि चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। अच्छा। या प्रकाश के नियम असल में क्या है। गहरी समझ होगी तो फिर सवाल किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जाए तो जवाब दे पाएंगे। हाँ, जवाब देना आसान हो जाता है। और सामाजिक विज्ञान, उसका दायरा तो काफी बड़ा होता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सब कुछ। हाँ, वो तो है। गाइड में इतिहास में खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल में संसाधन और कृषि, राजनीति विज्ञान में संविधान और लोकतंत्र, और अर्थशास्त्र में विकास और वैश्वीकरण जैसे मुद्दे, इनको अहम बताया गया है। इतने सारे विषयों को कोई कैसे संभाले? सामाजिक विज्ञान में जानकारी का विस्तार वाकई एक चुनौती है। गाइड मुख्य टॉपिक्स बताकर एक तरह से फोकस एरिया दे रहा है। यहाँ एक और बात जो शायद छिपी हुई है, वो ये कि इन विषयों को अलग अलग देखने के बजाय इनके आपसी संबंध को समझना भी उपयोगी हो सकता है। अच्छा, मतलब इंटरकनेक्शन। हाँ, जैसे इतिहास की घटनाओं का आज की राजनीति पे क्या असर है, या भूगोल कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हालांकि गाइड सीधे तौर पे ये नहीं कहता, पर इन मुख्य टॉपिक्स पर पकड़ बनाने की सलाह इसी व्यापक समझ की ओर इशारा करती है। ये तो दिलचस्प बात है कि विषयों को जोड़ने की बात भी इसमें छिपी हो सकती है। जी। अच्छा, अब भाषा विषयों पर आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। जी। गाइड के अनुसार व्याकरण और लेखन कौशल पर खास ध्यान देना चाहिए। गद्य और पद्य से भी काफी प्रश्न आते हैं। और यहाँ एक खास नुस्खा भी दिया गया है। क्या? इन पाठों से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद कर लेना। ये थोड़ा अलग सुझाव है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक व्यावहारिक सुझाव लगता है, खासकर परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए। भाषा विषयों को अक्सर छात्र थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, जबकि ये स्कोरिंग हो सकते हैं। सही बात है।
अच्छी व्याकरण और समझने की क्षमता न सिर्फ भाषा के पेपर में मदद करती है, बल्कि दूसरे विषयों के उत्तर बेहतर तरीके से लिखने में भी सहायक होती है। ये तो है। और वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करने की सलाह है, वो शायद इसलिए दी गई है क्योंकि ये सीधे सीधे अंक दिला सकते हैं। और अगर किसी छात्र को विषय समझने में ज्यादा मुश्किल हो रही हो, तो ये अंक हासिल करने का एक सीधा रास्ता हो सकता है। हाँ, एक स्ट्रैटेजी के तौर पर। बिल्कुल। हालांकि ये गहरी समझ का विकल्प नहीं है, पर एक रणनीति जरूर है। हाँ, रणनीति के तौर पर ये बात समझ आती है। अब उस चीज पर आते हैं जिसका जिक्र हर परीक्षा की तैयारी में बार बार होता है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, PYQs। हाँ, वही PYQs। गाइड बहुत स्पष्ट रूप से 5 से 10 साल के बोर्ड पेपर्स हल करने की सलाह देता है। क्यों है ये इतने जरूरी? देखिए, PYQs हल करना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह की, क्या कहते हैं, जासूसी है। जासूसी? अच्छा। हाँ, आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा लेने वाले का दिमाग कैसे काम करता है, कौन से टॉपिक्स उन्हें ज्यादा पसंद है, किस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, सवालों की भाषा कैसी होती है। इन पैटर्न्स को पहचानने से तैयारी बहुत फोकस्ड हो जाती है। अच्छा। आप उन चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ये अंधेरे में तीर चलाने के बजाय लक्ष्य पर निशाना साधने जैसा है। पैटर्न पहचानना, ये वाकई महत्वपूर्ण लगता है। अच्छा, गाइड ने उन छात्रों के लिए काफी विस्तृत टाइम टेबल का सुझाव भी दिया है, जो रोज लगभग 10 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं। हाँ, वो देखा मैंने। काफी संरचित है। बहुत। सुबह 5 से 8 बजे विज्ञान या गणित जैसे विषय, फिर दिन में 10 से 1 बजे सामाजिक विज्ञान जी। दोपहर में 2 से 4 बजे हिंदी या अंग्रेजी, शाम को 6 से 8 बजे फिर से गणित का अभ्यास, और रात को 9 से 10 बजे रिवीजन। ये 10 घंटे का शेड्यूल सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, यकीनन, लेकिन इसकी संरचना में कुछ सोच छिपी है, ऐसा लगता है। जैसे? पहली बात, सुबह का समय, जब दिमाग आमतौर पर सबसे ताजा होता है। हाँ। उसे गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए रखा गया है, जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत या कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ठीक है। दूसरी बात, विषयों का मिश्रण है, मतलब लगातार एक ही तरह का विषय नहीं पढ़ना, जिससे शायद बोरियत कम हो। हाँ, ये अच्छा है। तीसरी, शाम को गणित का अभ्यास। ये शायद सुबह पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने या होमवर्क वगैरह निपटाने के लिए है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, रोज रात को रिवीजन के लिए 1 घंटा। ये दिखाता है कि नया पढ़ने के साथ साथ पुराने को याद रखना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, रिवीजन पर तो आगे भी बात है। बिल्कुल। तो बेशक 10 घंटे हर किसी के लिए संभव ना हो, पर इस संरचना से प्रेरणा लेकर अपना टाइम टेबल तो बनाया ही जा सकता है। हाँ, शायद इसकी संरचना से सिद्धांत लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, सिर्फ पढ़ने के अलावा गाइड कुछ स्मार्ट तकनीकों और शॉर्टकट्स अपनाने की भी सलाह देता है। अच्छा, जैसे? जैसे गणित और विज्ञान के सभी फॉर्मूलों के लिए एक अलग नोटबुक बनाना। ये तो अच्छा है। या फिर इतिहास और भूगोल की महत्वपूर्ण तारीखों और तथ्यों को चार्ट पर लिखकर दीवार पर चिपकाना। ये तरीके कितने कारगर हो सकते हैं? ये तरीके असल में एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय स्मरण और विजुअलाइजेशन यानी दृश्यांकन की वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित हैं। एक्टिव रिकॉल? हाँ, जब आप फॉर्मूले को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि अपनी नोटबुक में लिखते हैं, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा गहराई से दर्ज होता है। इसी तरह दीवार पर लगा चार्ट बार बार नजर के सामने आता है, जिससे तारीखें और तथ्य अनजाने में भी याद होते रहते हैं। हाँ, नजर पड़ती रहती है। बिल्कुल। ये पैसिव रीडिंग यानी सिर्फ किताब पढ़ने की तुलना में जानकारी को याद रखने का कहीं ज्यादा सक्रिय और प्रभावी तरीका है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। मतलब पढ़ाई को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना। और रिवीजन की बात करें तो जिसका जिक्र अभी हुआ भी था, गाइड ने इसे सबसे जरूरी कहा है। जी। यहाँ तक कि सुझाव है कि हर हफ्ते रविवार का दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखा जाए। पूरा दिन? अच्छा। हाँ, साथ ही छोटे नोट्स बनाने और उन्हें बार बार देखने की सलाह है। और हर 15 दिन में एक पूरा मॉक टेस्ट देने को भी कहा गया है। रिवीजन पर इतना जोर क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चीजें भूलने के लिए ही बना है। एक फॉरगेटिंग कर्व होता है। फॉरगेटिंग कर्व? हाँ, मतलब हम जो भी सीखते हैं, अगर उसे दोहराए नहीं तो समय के साथ भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक है। नियमित रिवीजन इसी भूलने की प्रक्रिया को धीमा करता है। हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए समर्पित करना ये पक्का करता है कि पुरानी जानकारी ताज़ा बनी रहे। छोटे नोट्स रिवीजन को तेज बनाते हैं। आप पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़ सकते, पर नोट्स जल्दी से देख सकते हैं। सही। और मॉक टेस्ट, वो तो परीक्षा की तैयारी का आईना है। आईना? हाँ, वो न सिर्फ बताते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, बल्कि असली परीक्षा जैसे माहौल का अनुभव भी कराते हैं,
टाइम मैनेजमेंट, दबाव में लिखने की क्षमता। हाँ, प्रेशर हैंडल करना। बिल्कुल, ये वो कौशल हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट से ही सुधरते हैं। परीक्षा के माहौल का अभ्यास, ये भी एक अहम पहलू है। गाइड कुछ और व्यवहारिक सलाह भी देता है, जैसे किसी विषय को कमजोर समझकर नजरअंदाज न करें, टाइम टेबल का अनुशासन से पालन करें, और जो अध्याय मुश्किल लगते हैं उन पर ज्यादा समय दें। यहाँ एक और खास सलाह है उन छात्रों के लिए जिन्हें ज्यादा मुश्किल हो रही है। क्या है वो? हर विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, याद कर लें। क्या ये शॉर्टकट हमेशा काम करता है? देखिए, ये एक थोड़ी दो धारी तलवार हो सकती है। अच्छा। गहरी समझ का कोई विकल्प नहीं है, ये तो साफ है। लेकिन अगर परीक्षा का पैटर्न ऐसा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अच्छा खासा वजन है, हाँ, और कोई छात्र किसी विषय में बहुत संघर्ष कर रहा है, तो ये रणनीति कुछ अंक सुरक्षित करने में मदद कर सकती है। ये शायद आदर्श तरीका नहीं है, पर एक व्यवहारिक उपाय हो सकता है मुश्किल स्थिति में। प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, लेकिन गाइड की बाकी सलाह है, जैसे निरंतरता बनाए रखना, कमजोरियों पर काम करना, ये हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। और किसी भी विषय को हल्की में ना लेना, ये बहुत जरूरी है। कई बार आसान समझे जाने वाले विषय ही स्कोर कम कर देते हैं। हाँ, संतुलन साधना जरूरी है। इसके अलावा दस्तावेज में PYQ के लिए एक खास किताब गोल्डन बुक गाइड का जिक्र है। अच्छा, स्पेसिफिक रेफरेंस भी है? हाँ, और आज के दौर की एक बहुत प्रासंगिक सलाह। क्या? कुछ महीनों के लिए सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूरी बनाने की। ओहो, ये तो मुश्किल काम है आजकल। है तो साथ ही अच्छा खाना खाने और पूरी नींद लेने पे भी जोर है। क्या ये चीजें भी तैयारी का हिस्सा है? निश्चित रूप से। ये दिलचस्प है कि ये गाइड एकाडमिक रणनीति के साथ साथ जीवन शैली के सलाह को भी जोड़ता है। हाँ। ध्यान भटकाने वाली चीजें, खासकर सोशल मीडिया, हमारी एकाग्रता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। ये हम सब जानते हैं। कुछ समय के लिए इनसे दूरी बनाना पढ़ाई के लिए ज्यादा समय और फोकस दे सकता है। ये तो सीधी सी बात है। और खाना पीना, नींद, वो भी उतना ही जरूरी है। अच्छा भोजन और पर्याप्त नींद सीधे सीधे हमारे दिमाग की कार्यक्षमता, सीखने की क्षमता और याददाश्त को प्रभावित करते हैं। थका हुआ या अस्वस्थ दिमाग अच्छी तरह से सीख नहीं सकता, ये बात पक्की है। इसलिए ये एकेडमिक तैयारी के सहायक स्तंभ हैं, सपोर्ट सिस्टम की तरह। सही कहा। और वो गोल्डन बुक्स जैसे विशिष्ट संसाधन का नाम लेना वो छात्रों के लिए एक दिशा निर्देश जैसा है कि कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी किताब देखें। तो तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, पूरी जीवन शैली पर ध्यान देना है। अच्छा, गाइड के अंत में एक प्रेरक दोहा भी है। अच्छा। हाँ, शायद छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थकते नहीं, मुश्किलों के सामने झुककर कभी रुकते नहीं। बिहार बोर्ड की राह में हो चाहे तूफान बड़ा, पढ़ाई के दम पर सपनों को रोका नहीं जा सकता। वाह, काफी प्रेरक है। इसमें चितेश सर का भी जिक्र है। शायद ये गाइड उन्होंने ही तैयार की हो। तो हमने इस रणनीति गाइड के कई अहम पहलुओं पर बात की। अगर इसे समेटना हो तो इसका सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से ये साफ तौर पर दिखाता है कि बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक अनुशासित, व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से की गई मेहनत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये रणनीति कई तत्वों का एक सोचा समझा मिश्रण है। सबसे पहले परीक्षा के ढांचे और पैटर्न को समझना। हाँ। साथ अपना ख्याल रखना और अनुशासन बनाए रखना। हाँ, एक पूरा पैकेज है। हाँ, एक समग्र दृष्टिकोण है जो न सिर्फ टॉप स्कोर करने वालों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन छात्रों के लिए भी रास्ता दिखाता है जो कुछ विषयों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाँ, इस तरह का एक स्पष्ट रोड मैप सामने हो तो वो 80-90% या उससे ज्यादा का लक्ष्य हासिल करने योग्य लगने लगता है। बिल्कुल। बस जरूरत है इस पर अमल करने की। बिल्कुल। मुख्य संदेश यही है, निरंतरता और सही दिशा में प्रयास, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज, और योजना के साथ। और इस चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। क्या? हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी की, लेकिन ये जो आदतें यहाँ सुझाई गई हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, नियमित रिवीजन, लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना, हाँ। अपनी कमजोरियों पर काम करना, क्या ये सिर्फ परीक्षा पास करने तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर ये सीखना कैसे है, लर्निंग हाउ टू लर्न का जो कौशल है, ये जीवन भर काम आ सकता है, चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई हो, कोई नई नौकरी हो, या जीवन की कोई और चुनौती? हाँ। ये सोचने वाली बात है कि परीक्षा की तैयारी में सीखी गई ये आदतें हमें भविष्य के लिए, मतलब परीक्षाओं से कहीं आगे के लिए कैसे तैयार करती हैं।